कि बारिश की बूंदें सड़क पर गिरकर छोटे छोटे मोतियों जैसी चमक पैदा कर रही थी। भोपाल की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन आज आसमान में अजीब सी घुंघरती बेचैनी थी। बादल बिल्कुल स्थिर थे, जैसे किसी विशाल चीज को छिपाए हुए हों। मन अपनी बाइक पर ऑफिस जा रहा था और मन में रोजमर्रा की वही लड़ाई, ऑफिस प्रेजेंटेशन, बॉस की कड़वी नजर, घर का किराया और अपने छोटे भाई। पौधा हिल रहा है। उनने पहली बार महसूस किया ये पृथ्वी के पौधे जैसे हरकत नहीं कर रहा। उसके भीतर एक जीवन, और वो जीवन किसी इंसानी लय जैसा नहीं था। उसी समय पुलिस, मीडिया, फिर वैज्ञानिकों की टीम पहुंची। पूरे पार्क को सील कर दिया गया। सफेद कोट पहने वैज्ञानिक धरते बीज को माप रहे थे। उनमें से एक महिला ईशा राठौर गंभीर आंखों से चीजों को देख रही थी। उन्होंने धीरे कहा, यह पृथ्वी की वनस्पति नहीं है। इसके भीतर का ऊतक पृथ्वी के किसी भी पौधे जैसा नहीं। ये उन्नत है, बहुत उन्नत। एक जवान घबराकर बोला, मैडम क्या ये खतरनाक है? ईशा ने बिना नजर हटाए कहा, खतरा तो शुरुआत है, असली खतरा तब होगा जब यह बढ़ेगा। अमन इस बात को सुनकर सहम गया। और तभी भीड़ के किनारे एक आदमी फुटपाथ के पास एक छोटे से पौधे को देख रहा था, जो अचानक वहीं जमीन से उगा था। पौधा बिल्कुल नया था, लेकिन उसके पत्ते हल्की हरी चमक के साथ कंपन कर रहे थे। अचानक पौधे से एक पतली बेल निकली आसमानी तेजी से और उस आदमी के टकने। ईशा चिल्लाई, दूर रहो, उसे कॉन्टेनमेंट में लो। बच गया। सैनिक दौड़े पड़े, लेकिन अफरातफरी में वो आदमी गायब हो गया। उस रात शहर सो नहीं पाया। मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह हड़कंप था। लोग दावा कर रहे थे कि पौधे अचानक रात में बढ़ रहे हैं। कुछ कह रहे थे कि पेड़ फुसफुसा रहे हैं। कियों ने नीली रोशनी वाली काई देखने का दावा किया। अमन अपने घर की खिड़की के पास खड़ा था। बाहर पूरा माहौल। ईशा राठौड़, वह चौंक गया। मैंने तो उन्हें नंबर भी नहीं दिया। कंपकंपाती आवाज में उसने कहा, है हेलो से शांत लेकिन तनाव भरी आवाज आए, अमन तुरंत हमारे रिसर्च सेंटर आओ। पार्क में जिस आदमी को पौधे ने छुआ था उसे ढूंढ लिया गया है, और उसने तुम्हारा नाम लिया है। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इतनी रात में वह रिसर्च सेंटर पहुंचा। क्वारंटीन चेंबर में कांच के पीछे वही आदमी बैठा था, पर अब वह इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसकी नसें हरी चमक रही थी। आदमी ने मुस्कुराकर कहा, पौधे याद रखते हैं कौन उन्हें देख रहा था, कौन उनके करीब था। तुम चुने गए हो। उनकी सांस अटक गई। इसलिए आदमी की आंखें चमक उठी, धरती को बदलने के लिए। अचानक आदमी चीखने लगा, उसका शरीर मरोड़ने लगा। डॉक्टर भागे, मशीनें तेज बीप करने लगी। अमन कांच के पीछे खड़ा जड़ बनकर सब देखता रहा। ईशा ने कहा, अमन एलियन सीडलिंग्स कुछ इंसानों से जुड़ रहे हैं। तुम उनमें से एक हो, वे तुम्हें देख रहे हैं। उनने घबरा कर कहा, लेकिन क्यों, मैं क्या हूं? ईशा ने जवाब नहीं दिया। घर पहुंचते ही बिजली चली गई। अंधेरा पूरा घर निगल गया। और फिर कमरे के बाहर वही घिसकती आवाज। इस बार कई दिशाओं से। अमन खिड़की तक पहुंचा, इससे पहले कि वह पर्दा उठाता। सी चीज ने खिड़की पर चोट की। उसने पर्दा हटाया। 3 हरी बेलें खिड़की के शीशे पर थप्पा रही थी, लय में, मानो किसी भाषा में बात कर रही हो। मन पीछे गिर पड़ा। उसी वक्त मोबाइल अपने आप जल उठा। स्क्रीन पर सिर्फ 3 शब्द, हम तुम्हें देख रहे हैं। बाहर बेलें धीमे धीमे कमरे की दीवारों पर चढ़ने लगी। दरारें बनने लगी। फुसफुसाहट। अमन आओ। अमन डर के मां हकी मुस्कुराई, मैं वो हूं जिसे तुमने पार्क में नहीं देखा, एक और सीडलिंग, और मैं तुमसे जुड़ना चाहती हूं। अमन के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। लड़की बोली, हम इंसानों को बदलते नहीं, सिर्फ जगाते हैं। और तुम्हें हम रोक भी सकते हो या हमारी मदद भी कर सकते हो। अमन ने कांपते हुए पूछा, क्यों? मैं लड़की की आंखें गहरी हरी चमकी, क्योंकि तुम चुने गए हो और हम कल रात तुम्हें लेने आएंगे। बारिश के बीच वह हवा में घुलकर गायब हो गई। अमन वहीं बैठ गया, दिल कांपता हुआ। अगली सुबह जब वह उठा, उसकी हथेली पर एक चमकदार हरा निशान धड़क रहा था, मानो उसकी त्वचा के भीतर कोई छोटा पौधा सांस ले रहा हो। उसके मोबाइल ने अपने आप एक नया संदेश दिखाया। क्यों, उसे तो यह भी नहीं पता था कि ये लोग उसके अंदर क्या भर रहे थे। उसी समय दरवाजे पर खटखटाहट हुई। धक 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 3 बार, बिल्कुल बराबर समय के अंतराल पर, मानो कोई मशीन खटका रही हो। अमन जड़ हो गया। उसने आवाज लगाई, कौन है? जवाब नहीं। फिर धक धक धक। इस बार तेज कमरे की खिड़की का शीशा हल्का कंपा। अमन की सांसें अटक गईं। उसने दरवाजे के छेद से झांका, लेकिन बाहर कोई नहीं था, एकदम कोई नहीं। तभी उसकी सांस रुक गई। दरवाजे के बिल्कुल नीचे जमीन पर कुछ हरकत हुई। एक पतली हरी बेल लकड़ी के फर्श से सरक कर दरवाजे के नीचे की दरार में घुसने की कोशिश कर रही थी। अमन चीख पड़। एक और संदेश आया, हमारी तरह कुछ और भी उतरा है। सीडलिंग्स अकेले नहीं आए, जो तुम्हें लेने आता है वो हम नहीं। अमन के पैरों के नीचे से जैसे जमीन गायब हो गई। तो इस ग्रह पर सिर्फ सीडलिंग्स ही नहीं उतरे, कुछ और भी। दरवाजे के नीचे की बेल बहुत धीरे धीरे अंदर सरक रही थी। उसकी नोक फर्श पर रेंगती हुई अमन की ओर बढ़ रही थी, अजीब तरीके से टेढ़ी मेढ़ी, जैसे वह मानव संरचना नहीं समझती। अमन लड़खड़ाकर पीछे हट गया, और तभी वह बेल अचानक रुक गई। एक झटके में पीछे खींच गई, मानो किसी ने उसे पकड़कर हटाया हो। फिर एक बहुत धीमी, बहुत मफल आवाज आए, मानो कोई हवा में, दरवाजा खोलो, मैं ईशा हूं। अमन एकदम उछलकर उठ गया। उसने दरवाजा खोला तो सामने ईशा राठौड़ खड़ी थी, पूरी तरह पसीने से भीगी हुई, हाथ में एक इलेक्ट्रिक स्टन लिए। उनके साथ 2 सैनिक थे। ईशा ने बिना समय गंवाए अमन को अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद करते हुए बोली, तुम्हें तुरंत हमारे साथ चलना होगा, अभी इसी वक्त। अमन घबराया हुआ बोला,
ईशा ने उसकी आंखों में देखकर कहा। सीडलिंग्स अकेले नहीं आए। अमन जो चीज उनके साथ आई है वो सब कुछ खा जाती है, पौधे भी, इंसान भी। अमन के होश उड़ गए। मतलब दो अलग अलग एलियन स्पीशीज आई हैं। हाँ, ईशा बोली, और वो एक दूसरे की दुश्मन है और तुम बीच में फंस चुके हो। अमन की हथेली में हरा निशान हल्का चमक उठा। जैसे किसी जवाब में ईशा ने उसे देखा और हिल गई। निशान बन चुका है। इसका मतलब अब बहुत कम समय बचा है, हमें तुरंत फैसिलिटी पहुंचना होगा। अमन ने कांपती आवाज में पूछा, अगर मैं नहीं आया तो? कहा, तो या तो सीडलिंग्स तुम्हें ले जाएंगे या जो उनका दुश्मन है वो तुम्हें नष्ट कर देगा। उनकी सांसें अटक गईं। चलो अभी। वो सभी सीढ़ियां उतरकर बाहर आए। बाहर गली में हल्का कुआसा था, चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा, लेकिन सन्नाटे में भी कुछ था जो हिल रहा था। सड़क के किनारे के पौधे पहले से ऊंचे दिख रहे थे, शायद रात भर बढ़े थे, कुछ बेतरतीब। ईशा बोली, सीडलिंग्स पृथ्वी को अपनी तरह बनाने लगे हैं। हवा, मिट्टी, पानी, सबका रसायन बदल रहा है और यह फैलाव पहले अनुमान से दोगुना तेज है। जीप तेज चाल में सड़क पर दौड़ रही थी। हमने खिड़की से बाहर देखा। एक पेड़ अचानक आगे की ओर झुक गया, जैसे जीप को देख रहा हो। उसके पत्ते हल्की हरी चमक छोड़ रहे थे, बिल्कुल उसी रंग की जैसा निशान उसकी हथेली पर था। ईशा ने सिर हिलाया। नहीं, तुम सिर्फ चुने गए हो, असली वजह कुछ और है। सीडलिंग्स को अपने एजेंट्स चाहिए और तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो काम आ सकता है। तभी आसमान में अजीब गड़गड़ाहट हुई। काले बादलों में नीली चमक दौड़ी। ईशा चिल्लाई, जीप बढ़ाओ अभी। अचानक आसमान से कुछ गिरा, पैरों की टहनियों को तोड़ता हुआ। वही बेल जैसी चीज, लेकिन बिल्कुल अलग, काली, चिकनी और कांटों से भरी। वह जीप के ठीक सामने गिरी और जमीन पर फड़फड़ाने लगी जैसे कोई जीव हो। ईशा चिल्लाई, ये सीडलिंग्स नहीं है, ये उनके दुश्मन है, वोस्ट्रान। सैनिक ने गोली चलाई। बेल फट गई और अंदर से काली धुंध निकली जिसने मिट्टी को जला दिया। सर काली पड़ गई। ईशा बोली, सीडलिंग्स तुम्हें लेने आते तो हरियाली लाते। ये जो आया ये तुम्हें नष्ट करने आया था, क्योंकि तुम सीडलिंग्स के लिए महत्वपूर्ण हो। अमन अब बोल नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्यों मैं? से रिसर्च फैसिलिटी की ओर दौड़ी। आसमान नीली चमक से गूंज रहा था। धरती की मिट्टी हल्की हल्की कांप रही थी, जैसे वह खुद बदलने लगा हो। जब वे फैसिलिटी पहुंचे तो चारों तरफ सुरक्षा वाले, हथियार, क्वारंटीन और बड़े बड़े ग्रीन केमिकल स्प्रेयर लगे थे। अंदर उसे एक पारदर्शी चैम्बर में बिठाया गया। ईशा ने उसके सामने खड़े होकर कहा, अमन हमारे पास ज्यादा। ईशा ने गहरी सांस ली। इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। अचानक बाहर अलार्म बज उठा। लाल लाइटें चमकने लगी। सैनिक भागते दिखे। ईशा ने कान में लगे डिवाइस से पूछा, क्या हुआ? उधर से चीखती हुई आवाज आए, पूर्वी गेट पर हमला। पौधे पेड़ कुछ भी नहीं है, काली बेलें हैं, वुडस्ट्रांस, वे दीवारें तोड़ रहे हैं। एक तेज धमाका, फैसिलिटी की पूरी इमारत हिला गया। अमन चौंक कर उठा। फिर पत्तियों की सरसराहट नहीं, कांटों की खड़ी खड़ी आवाज, कांच खुरचने जैसी। दीवारों के बाहर से उठने लगी। ईशा चिल्लाई, अमन पीछे हटो, चैम्बर में रहो, बाहर मत आना। लेकिन अमन के अंदर कुछ और ही हो रहा था। उसकी हथेली का हरा निशान अचानक जल उठा। उसकी नसों में हरियाली सी फैलने लगी। उसे महसूस हुआ कोई उसके दिमाग से बात कर रहा है, बिना आवाज के, बिना शब्दों के, सिर्फ एक एहसास, डरो मत, हम आ गए हैं। अमन कांप गया। तुम कौन? साल जिन्हें तुमने कल रात देखा था, हम तुम्हें लेने आए हैं। हमारे और वो के बीच जंग शुरू हो चुकी है, तुम हमारे बीच की कड़ी हो। अचानक फैसिलिटी के ऊपर की छत फट गई। हरियाली अंदर झरने की तरह गिरने लगी। चमकती बेलें, पत्तों की तेज हवा और नीली धुंध, और उनमें से वही लड़की दिखाई दी जो कल बारिश में अमन को देखकर गायब हो गई थी। वह हवा में तैरती हुई नीचे आ। उसके पास मत जाओ, वे तुम्हें बदल देंगे, लड़की ने कहा। अगर अमन नहीं आया तो वो स्ट्रांस पूरी धरती को निगल जाएंगे। वह हमारा एकमात्र लिंक है। अमन बीच में खड़ा था। एक तरफ इंसानियत, दूसरी तरफ परगरी हरियाली, दोनों उसे खींच रही थी। वह चिल्लाया, मैं किसी का भी नहीं हूं। मैं क्यों? मैं ही क्यों? लड़की बोली, क्योंकि सीडलिंग्स जब गिरे थे उनके पहले संपर्क में तुम ही आए थे। उनका कोड तुम्हारे अंदर दर्ज हो चुका है। अब तुम ही दोनों दुनियाओं के बीच का रास्ता हो। ईशा ने कहा, अगर तुम उनके साथ गए तो इंसानियत तुम्हें खो देगी। ने कहा, अगर तुम नहीं आए तो इंसानियत ही खो जाएगी। और फिर फैसिलिटी की दीवारें टूटने लगी। वो स्ट्रांड अंदर घुस रहे थे, काले, कांटेदार, घातक। लड़की ने अमन का हाथ पकड़ लिया। ईशा ने दूसरी तरफ से हाथ पकड़ा। दो दुनियाएं, दो किस्मतें, एक अमन और तभी अमन की हथेली का हरा निशान फटकर तेज रोशनी में बदल गया। पूरे कमरे में ऊर्जा की लहर दौड़ गई और काली हरी दोनों तरह की बेलें जमसी ग्रीन जैसे किसी अदृश्य आदेश में फैसिलिटी में हर कोई थम गया और अमन जमीन पर वापस आ गिरा। बेहोश लड़की ने डरते हुए कहा, ये क्या बन रहा है? फुसफुसाए, ये अब इंसान नहीं ना, सीडलिंग कुछ नया है, बहुत नया। बाहर अलार्म बज रहे थे। वो स्ट्रांस वापस इकट्ठा हो रहे थे। सीडलिंग्स की बेलें हवा में कंपन कर रही थी। दोनों सेना, दोनों एलियन अमन के लिए युद्ध की तैयारी कर रही थी और अमन बेहोश पड़ा था। उसके शरीर में पहली बार कोई परिवर्तन पूरी तरह सक्रिय होने लगा था। रात के 2 बज रहे थे। पूरा शहर शा का मैसेज था। अमन ने बैग उठाया, अपने हाथ को देखा। धड़कता हुआ हरा पैटर्न और भी फैल चुका था। कलाई तक। उसने गहरी सांस ली और चुपचाप घर से निकल गया। बाहर की हवा में बुम पौधों की मीठी भारी खुशबू फैली थी।
जो पहले सिर्फ पार्क के आसपास महसूस होती थी, अब लगता था कि ये पूरी हवा में खुलकर शहर का हिस्सा बन रही है। अमन बाइक स्टार्ट करने ही वाला था। मैडम आपका इंतजार कर रही है। अमन अंदर दाखिल हुआ। यहाँ की हवा अलग थी, ठंडी, साफ और मशीनों के चलने की आवाजों से भरी हुई। वह गहरे कॉरिडोर से गुजरते हुए एक बड़े कंट्रोल रूम में पहुंचा, जहां डॉ ने बड़े स्क्रीन को घूर रही थी। स्क्रीन पर शहर का थर्मल मैप था और उस मैप में हरे रंग के छोटे छोटे बिंदु धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। हर घंटे वे और बढ़ और चमकदार हो रहे थे। ईशा मुड़ी। अमन, हमें बड़ी समस्या है। वो सीडलिंग शहर के नीचे अपनी जड़ें फैला रहे। ये सिर्फ पौधे नहीं, एक नेटवर्क है और तुम उसका हिस्सा बनते जा रहे हो। अमन, ईशा ने एक फाइल खोली। उसमें कुछ मेडिकल स्कैन, डीएनए मैप्स और कुछ फोटो थी जिनमें अमन के हाथ का निशान साफ दिख रहा था। तुम्हारे शरीर में एक खास जीन है अमन, ईशा ने कहा, जो बहुत दुर्लभ है। ये जीन बाहरी जीवन ऊर्जा के प्रति संवेदनशील है। शायद इसलिए सीडलिंग्स ने तुम्हें चुना है। वे तुम्हें कंडक्टर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। मतलब? अमन लगभग फुसफुसाया। मतलब? ईशा धीरे बोली, अगर वो तुम्हारे शरीर पर पूरा नियंत्रण पाले तो तुम उनके लिए रास्ता खोल दोगे। वे इस ग्रह को बदलने के लिए तुम्हें एक माध्यम बनाएंगे। अमन ने सिर पकड़ लिया। ये सब मेरे कारण हो रहा है। नहीं, ईशा बोली, तुम चुने गए हो लेकिन तुम ही उन्हें रोक भी सकते हो। अमन ने हैरानी से पूछा, कैसे? ईशा ने स्क्रीन की ओर इशारा किया। बोला कि जिससे तुम मिले थे वो तुम्हारे शरीर के पैटर्न को सक्रिय कर रही है जब तक वह तुम्हें पूरी तरह जगाती नहीं। तुम इंसान हो, अगर हम उसे रोक लें तो शायद तुम्हें भी बचा सके। अमन का दिल डूब गया। लेकिन वो मुझ तक पहुंचे बिना क्यों नहीं रहती? उसे मेरी क्या जरूरत है? ने कहा, क्योंकि वो तुम्हें कंट्रोल करना चाहती है और शायद वो तुमसे जुड़ चुकी है। हमने रस से ठंडी सांस ली। तो अब हम क्या करें? ईशा ने जवाब देने ही वाली थी कि अचानक पूरे सेंटर की लाइटें झपकी लेने लगी। मॉनिटर फड़कने लगे। स्क्रीन पर हरे पैटर्न उभरने लगे, जैसे कोई सिस्टम को हैक कर रहा हो। अलार्म बज उठा। एक वैज्ञानिक चिल्लाया, मैम, बाहरी परिधि पर पहले सेंटर की दीवारों तक पहुंच गई है। तेजी से खिड़की की ओर दौड़। बाहर अंधेरे में कई बेलें जमीन पर तेजी से सक रही थी, सेंटर को घेरते हुए। उनके ऊपरी सिरे हवा में लहरा रहे थे जैसे जीवित अंग। अचानक एक बेल खिड़की से टकराई। तेज आवाज हुई और उसका सिरा कांच पर घूमता रहा, जैसे वह कोई आकृति बना रहा हो। कुछ सेकंड बाद कांच पर उभर चुका था। अमन, बाहर आओ, हमारा समय हो चुका है। मुख्य द्वार तोड़ दिया गया। बेलें अंदर घुस रही हैं। अमन को पकड़ लिया। अमन, तुम अभी मेरे साथ चलो। एक जगह है, सेक्टर दी, जहां हमने वो उपकरण रखा है जो सीडलिंग्स की ऊर्जा फ्रीक्वेंसी को बाधित कर सकता है। अगर हम उसे सक्रिय करें तो शायद कुछ समय मिल जाए। हमने सिर हिलाया और दोनों भागते हुए नीचे की ओर जाने लगे। कॉरिडोर के दोनों तरफे मशीनें बीप कर रही थीं, स्क्रीनें चमक रही थीं और सुरक्षा बल लग। ईशा ने गहरी सांस ली। हाँ, तुम्हारे शरीर में जो सीडलिंग पैटर्न बन रहा है वह इस मशीन को चालू कर सकता है, क्योंकि यह उन्हीं की ऊर्जा पर चलता है। लेकिन याद रखना, तुम्हें चोट पहुंचाए बिना सक्रिय नहीं होगा। अमन ने उपकरण को घूरा। उसमें मध्यम चमकीली नीली रोशनी थी, जैसे अंदर कोई छोटा तारा सो रहा हो। अगर मैं मर गया तो? धीरे पूछा। ईशा ने बिना झिझके कहा, अगर तुम नहीं गए तो पूरा शहर मर जाएगा। धीरे धीरे हर इंसान, हर सर, हर घर। उनका दिल कांप रहा था, लेकिन अंदर कहीं उसे पता था उसे यह करना ही होगा। उपकरण के केंद्र में खड़ा हुआ। मशीन के चारों ओर रोशनी तेज होने लगी। हवा गर्म हो गई। उसके हाथ का हरा निशान चमकने लगा धीरे धीरे उसकी बांध पर। बस 2 सेकंड। अमन दर्द से झुक गया। शरीर कांप रहा था। निशान उसकी छाती तक फैल चुका था। अचानक मशीन से एक तेज नीली तरंग निकली। दीवारें हिल। ग्रीन बेले पीछे हटने लगी। बाहर चीखें गूंजी, ऐसे किसी को जला दिया गया हो। और फिर सब शांत। मशीन की रोशनी बुझ गई। अमन गिर पड़ा। ईशा उसकी ओर भागी। अमन, सुनो, तुम ठीक हो? आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह किसी दूसरी चेतना में उतर गया हो। उसकी सांसें धीमी थी लेकिन चल रही थी। तभी कमरे की एक दीवार पर हल्की हरी रोशनी उभरी। धीरे धीरे वह रोशनी एक आकृति में बदलने लगी। वो वही लड़की थी, लेकिन इस बार उसका शरीर पूरी तरह चमकीली हरियाली से बना था, जैसे वह पौधे की बजाय किसी और। मुस्कुराई, तुम इंसान हो, तुम सिर्फ देरी कर सकते हो, रुक नहीं सकते। अमन हमारा है और वह जाग चुका है। और लड़की हवा में घुलकर गायब हो गई। अमन की बंद आंख अचानक खुली। उसकी पुतलियां अब हल्की हरी चमक रही थी। उसने धीरे से कहा, वो मेरे दिमाग में है। ईशा पीछे हट गई और अमन ने धीरे धीरे सिर उठाया। और मुझे लगता है कल रात वो फिर आएंगे इस बार से। ईशा ने अमन की आंखों में उभरती हरी चमक देखी तो एक पल के लिए उनकी सांसें रुक गईं। कमरे के सारे मॉनिटर बंद थे। मशीनें आधी जली पड़ी थीं और बाहर का पूरा सेंटर घंटों की लड़ाई के बाद टूट फूट का शिकार था। हर जगह बेलों के जलने की बदबू और राख फैली हुई थी। लेकिन इस खामोश के बीच जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा डरा दिया था वह था अमन का जागना। अमन थी अपनी उंगलियों को देखा। उनके नीचे हल्की हरी रोशनी थी, जैसे किसी पौधे की नाड़ी फड़क रही हो। मेरे भीतर कुछ चल रहा है, उसने धीमे भारी स्वर में कहा। वो लड़की, वो अब सिर्फ बाहर नहीं, मेरे दिमाग में भी है। मैं उसकी आवाज सुन पा रहा हूं। ईशा कुछ बोल पाती उससे पहले अमन की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। उसने बुदबुदाया, वो कह रही है कि वे आज रात आए। तैयार रहो, सीडलिंग्स की एक और वेव आने वाली है। उनकी आवाज में ही घबराहट साफ थी। उन्होंने अमन की ओर देखा। अमन, हमें तुरंत तुम्हारा स्कैन करना होगा। अगर वो तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल कर रही है तो हमें पता होना चाहिए कि कितना।
अचानक कमरे की लाइटें फिर से झपकी लेने लगी। मॉनिटर की टूटी स्क्रीन पर हरे पैटर्न बनने लगे, जैसे किसी के अदृश्य हाथ ने डिजिटल दीवार पर बेले खींच दी हो। फिर उसी हरे तुम्हें लेने आएंगे। अगले ही क्षण पूरा सेंटर एक जोरदार झटके से हिल गया। अलार्म बजने लगे। एक सैनिक दौड़ता हुआ अंदर आया। मैम, दक्षिणी दीवार टूट चुकी है, बेले अंदर घुस रही हैं, हमें तुरंत निकलना होगा। ईशा ने अमन की बांध पकड़ी। चलो, हमें सुरक्षित जगह जाना है। दोनों तेजी से बाहर निकले। कॉरिडोर में धुआं था, बिजली की लाइनें टूट चुकी थीं और फर्श पर कई जगह बेलों की जली हुई लाशें पड़ी थीं। लेकिन कुछ बेलें अभी भी हिल रही थीं, जैसे वे मरी नहीं, बस सो रही हो। मन अचानक रुक गया। उसके कान में एक अजीब आवाज गूंजी, जैसे हजारों पत्तों का एक साथ हिलना। वो कह रही है, वे सेंटर के नीचे से आ रहे हैं। ईशा चौंक गई। लेकिन वहां तो, अमन ने कहा, वहां एक पुराना सीवेज नेटवर्क है। वो लोग दीवारें तोड़ने में वक्त लगाएंगे, लेकिन नीचे से वो सीधे ऊपर आ सकते हैं। ईशा ने सैनिकों को आदेश दिया, सेक्टर बी तुरंत खाली कराओ, नीचे की सुरंगें ब्लॉक करो। यह आदेश देर से दिया गया था। नीचे कहीं से एक ऐसी आवाज आई जैसे हजारों बेले एक साथ पत्थर तोड़ रही हो। फर्श कांपने लगा। उनने हाँफते हुए कहा, वो आ गए। फर्श के बीचों बीच दरार उभरने लगी, धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर एक धमाके के साथ फर्श फट गया। उसके नीचे से सैकड़ों बेले, पत्तियां और चमकीली हरी धूल हवा में उछली। सैनिकों ने गोल भी दोनों भागते हुए गलियारों से गुजरते गए। हर तरफ अफरा तफरी थी। किसी कमरे के अंदर बेले किसी मशीन से लिपट कर उसे जला रही थी। एक कोने में कोई वैज्ञानिक मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन बेलों ने उसे पल भर में ढंक लिया। अमन भागते भागते अचानक रुक गया। रुको, मैं कुछ सुन रहा हूं, ईशा चिल्लाई। अमन, रुकने का वक्त नहीं है। पर अमन पत्थर की तरह जम गया। उसकी आंखें चमक उठी। वो कह रही है, बाहर मत जाओ, बाहर कुछ और इंतजार कर रहा है। ईशा गुस्से से बोली, उसे नजरअंदाज करो। अमन ने एक फीकी मुस्कान दी। कहना आसान है। बाहर के दरवाजे तक पहुंचते ही एक सैनिक ने उन्हें रोका। मैम, बाहर हालात खराब है, बेले पूरे जंगल की तरह फैल चुकी हैं। ईशा ने पूछा, सुरक्षित मार ने सिर हिलाया। कोई नहीं। अचानक छत पर जोरदार धमाका हुआ। छत का एक हिस्सा टूट कर गिरा। नीचे हरी रोशनी वाली काय के बादल और बेलों के गुच्छे पर। इस बार उन बेलों के बीच कुछ और भी था। एक आकृति धीरे धीरे काय और रोशनी हटने लगी, और वहां खड़ी थी वही लड़की, लेकिन उसका शरीर अब पूरी तरह पौधा जैसा था। एक जीवित धरती प्रकाशमान आकृति उसकी आंखों में। आवाज कमरे में गूंज गई, लगभग सम्मोहित कर देने वाली। तुम्हें हमारे साथ आना है। तुम अपने लोग नहीं बचा सकते, लेकिन हम तुम जरूर बचा सकते हो। अमन एक कदम आगे बढ़ा, जैसे उसके पैरों ने खुद फैसला कर लिया हो। ईशा ने उसे पकड़ा। अमन, होश में रहो। लड़की ने हाथ उठाया। हवा में हरी लहर दौड़ी। ईशा पीछे धकेली गई, जमीन से जोरदार टकरा कर। लड़की मुस्कुराई। तुम्हारी इंसानी कमजोरियां तुम्हें रोके रखती हैं। अमन गुस्से से फड़फड़ाया, लेकिन उसकी नसें चमकने लगी। लड़की ने कहा, अगर तुम चाहो तो उन्हें बचा सकते हो, बस हमारे साथ चलो। अमन सांसें तेज होने लगी। उसके कानों में लड़की की आवाज गूंजती रही। उसकी आंखें दो बार चमकी। फिर उसने लड़की को देखा। पहले ये बताओ, तुम चाहते क्या हो? लड़की नीचे उतरी, उसके बिल्कुल पास आकर बोली, हम अपनी दुनिया की तलाश कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि हमारे घर को मार दिया गया और हमें एक नया घर चाहिए। इस ग्रह की हवा, पानी, मिट्टी सब हमारे लिए परफेक्ट है, लेकिन मनुष्य रास्ते में है। अमन हिल गया। तो तुम इंसानों को मारना चाहती हो? हल्के से सिर को तिरछा किया। जरूरी नहीं, अगर तुम हमारे साथ हो जाओ तो बाकी लोग भी तुम्हारे बदल जाएंगे। फिर हम लड़ेंगे नहीं, हम मिलकर जिएंगे। यह सुनकर अमन की आत्मा कांप गई। उसने आंखें बंद की। लड़की की आवाज उसके दिमाग में गूंजती रही लहरों की तरह। अंदर एक दूसरी आवाज उठी, इंसानी आवाज, कमजोर लेकिन जिद्दी। ईशा की आवाज, अमन तुम इंसान हो। उन से धधक उठी, लेकिन इस बार उसका शरीर नियंत्रण में था। उसने कपकपाती आवाज में कहा, मैं खत्म नहीं हुआ हूं और मैं तुम्हें शहर नष्ट नहीं करने दूंगा। लड़की एक क्षण के लिए हैरान रह गई। फिर उसकी आंखें फिर से चमक उठी, लेकिन इस बार सुनहरी रोशनी पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। वह बोली, अच्छा, तो हम तुम्हें तोड़कर नया बनाकर लेते हैं। बाहर से हजार डॉक्टर सूरी ने धीमे स्वर में कहा, और शायद उससे भी ज्यादा। आरा अब तक चुप थी। उसके भीतर डर और बेचैनी का मिश्रण घूम रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता भी थी। हमें किसी भी हालत में इनका स्रोत ढूंढना होगा, वरना ये धीरे धीरे पूरी धरती पर फैल जाएंगे। अर्जुन ने नक्शा सामने फैलाया। हमारा अगला टारगेट वही जगह है जहां सबसे पहला से कोई चिड़िया, न कीड़े, न हवाओं की आवाज। डॉक्टर सूरी का चेहरा तना हुआ था। यह जैविक चुप्पी है। जब किसी नई प्रजाति का प्रभाव इकोसिस्टम पर हावी होने लगता है, तब ऐसा होता है। तीनों धीरे धीरे जंगल के भीतर बढ़ते गए। जंगल बीचों बीच अचानक खुला। एक बड़ा गोलाकार क्षेत्र, जहां पेड़ों को जैसे किसी महाबली ने उखाड़ फेंका हो। जमीन फटी हुई, जली हुई, और बीच में वह लड़का अचानक जमीन पर गिर गया और उसके शरीर से लताएं बाहर निकलने लगी, जैसे उसे भीतर से कोई अजीब चीज फाड़ रही हो। अर्जुन जोर से बोला, सूरी सर, हमें इसे कंटेन करना होगा। लेकिन लड़के की आंखों में फिर वही नीली चमक लौट आई। उसने कंपते हुए कहा, मुझे ढूंढ रहे हैं, वे सबको जोड़ देंगे। आप भागो, यह जंगल जिंदा है। और तभी जमीन कांपी। जंगल के चारों ओर से धीमी धीमी सरसराहट की आवाज आने लगी, जो हर सेकंड बढ़ रही थी। आरा ने घबराते हुए इधर उधर देखा। ये क्या? अर्जुन ने तुरंत चिल्लाकर कहा, "रन!" जंगल जाग रहा था। जैसे ही तीनों पीछे हटे, पेड़ों के तनों पर
नीली लकीरें चमकने लगी, जैसे उनके अंदर कुछ बह रहा हो। जड़ों में कंपन पैदा हो रहा था। झाड़ियों से लता नुमा आकृतियां निकलकर आपस में जुटी गईं। डॉक्टर सूरी लगभग चीखे। यह नेटवर्क है। पूरा जंगल एक इकाई की तरह काम कर रहा है। अर्जुन ने अपने हथियार से रास्ता साफ किया, लेकिन लताएं इतनी तेजी से बढ़ रही थीं कि उनके जाने की जगह फिर बंद हो जाती। आर्या चिल्लाई, यह हमें घेर रहा है। उस लड़के, जो अब पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था, अपनी गर्दन घुमाए और एक अजीब सी घोंघे जैसी ध्वनि निकाली। फिर उसकी तह दो और आकृतियां जंगल के भीतर से उभर आए के शरीर अजीब तरह मुड़े हुए और आंखें चमकदार। वे धीरे धीरे करीब आने लगे। अर्जुन ने गोलियां चलाईं, लेकिन वे गोलियां उनके शरीर को लगकर मानो भीतर ही समा जाती, जैसे वे रबर। अर्जुन ने सर हिलाया, चलो। दी की ओर भागे। पीछे से तेज कदमों की आवाज है, ससराती लताएं और पत्थरों पर किसी विचित्र चीज के रेंगने की आवाज उनका पीछा करती रही। जैसे जैसे वे नदी के पास पहुंचे, हवा में नमी बढ़ती गई। नदी किनारे पहुंचते ही अर्जुन ने तुरंत पानी में छलांग लगा दी। फिर आर्या और सूर्य को भी खींच लिया। जैसे ही पानी शरीर से टकराया, परिवर्तित प्राणी एकदम रुक गए। सूर्य ने गहरी सोच में कहा, नमी इनकी ऊर्जा प्रणाली को बाधित करती है। ये शायद किसी तरह की सूखी जैविक ऊर्जा पर निर्भर है। अर्जुन ने चैन की सांस ली, पर तभी दूर जंगल के भीतर एक पहाड़ जैसे गूंज उठी। न कोई जानवर न इंसान, कुछ और जैसे कि जंगल के बहुत भीतर कोई दानव जाग रहा हो। अर्जुन और आर्या के चेहरे पीले पड़ गए। डॉक्टर सूर्य का हाथ कांप उठा। वह सूर्य ने तुरंत नमूना लेने के लिए टेस्ट ट्यूब निकाली और पानी को ध्यान से देखा। उनका चेहरा सख्त पड़ गया। ये बिगड़ता रूप नहीं, ये संकेत है जंगल पानी के पार नहीं आ सकता। लेकिन अब यह पानी को ही अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर चुका है। इसका मतलब है कि उनका प्रसार अब नई अवस्था में प्रवेश कर चुका है। इस ज्यादा समय पानी को भी अपने जैसा बनने से नहीं संभव, सूर्य ने कहा, और इससे निपटना अब असंभव के करीब हो जाएगा। पानी धरती की नसें हैं। एक बार ये प्रवाह में घुस गया तो पूरा देश, पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। तीनों एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। तभी पीछे जंगल से फिर वही गर्जना हुई, पर इस बार बिल्कुल उनके कानों के पास, जैसे कोई विशालकाय चीज कुछ ही मीटर दूर हो। अर्जुन ने तुरंत इशारा किया। रास्ता जो रास्ता नहीं था। वे जंगल की दूसरी साइड की ओर भागने लगे। इस हिस्से का जंगल पहले वाले से अलग था। यहाँ पेड़ साधारण लग रहे थे, हवा सामान्य, और मिट्टी पर जैविक नमी नहीं थी। आर्या हाँपते हुए बोली, क्या यह सुरक्षित इलाका है? डॉक्टर सूरी ने पेड़ों के तनों को देखा। उन पर कोई नीली नसें नहीं थी। हाँ, फिलहाल यह हिस्सा संक्रमित नहीं है, लेकिन पता नहीं कब फैल जाएगा। अर्जुन आगे आगे रास्ता बनाता जा रहा था, पर अचानक उसका पैर जमीन में धंस गया। उसने जल्दी से खुद को निकाला, पर जमीन पर कोई गड्ढा नहीं था। आर्या दंग रह गई, ये कैसे? डॉक्टर सूरी ने मिट्टी उठाकर सूंघी और फिर दूर तक नजरें टिकाई, ऐसे किसी गहरी सोच में डूब गए हों। ये मिट्टी जीवित नहीं है, लेकिन इसके नीचे हल्की कंपन है। मतलब संक्रमित जड़ें यहां तक पहुंच चुकी हैं। अर्जुन नाराज और चिंतित दोनों भावों में बोला, मतलब ये जगह भी जल्द संक्रमित हो जाएगी। हाँ, और उससे भी ज्यादा वे हमें ट्रैक कर रहे हैं। यह जंगल सिर्फ फैल नहीं रहा, यह शिकार करना सीख रहा है। तभी हवा में एक अजीब गंध फैली, मीठी पर बेहद जहरीली। आर्या ने नाक ढकी। ये कैसी गंध है? सूरी के शब्द धीमे पड़। यह कॉलिंग फेरोमोन है, परिवर्तित प्रजातियों का एक दूसरे से संवाद करने का तरीका। इसका मतलब है कि पास में ही उनका बड़ा समूह मौजूद है। अर्जुन ने आसपास देखा। पेड़ों पर कोई हलचल नहीं, जड़ों में कोई चमक नहीं, लेकिन हवा भारी, जैसे कोई या कुछ अदृश्य उनके बहुत करीब खड़ा हो। त्यागी आश्रम, जिनके पास सच था, भागते भागते हुए आवाज में आदेश था। अर्जुन सतर्क हो गया। जी, कौन है आप? बुजुर्ग धीरे धीरे करीब आए। मैं हूं स्वामी त्यागी, इस जंगल को 70 साल से देख रहा हूं, और मुझे पता है जो चीज यहां जागी है वो सिर्फ आपके युग की नहीं है। डॉक्टर सूरी चौक पड़े। आप जानते हैं? स्वामी त्यागी ने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि यह पहली बार नहीं है। ये विदेशी जीवन पहले भी धरती पर गिरा था। हजारों साल पहले ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। नपसी वानस्पतिक आकाश से गिरे जीवित बीज, उन्हें देवताओं ने पृथ्वी से बांध दिया था ताकि वे जाग न सके। आर्या की सांस अटक गई। तो यह कोई प्राचीन विदेशी जीवन रूप है जो पहले भी आया था। स्वामी त्यागी धीरे बोले, हाँ, और वह उसी समय पर वापस आया है जब मानव की लालच सबसे ज्यादा है और धरती सबसे असुरक्षित। अर्जुन ने पूछा, पर इसे रोका कैसे जाए? त्यागी की आंखें चमक उठी। इन्हें रोका नहीं जा सकता, लेकिन केंद्रीय इकाई को बाधित करके फैलाव धीमा किया जा सकता है। सूर्य उत्सुक हो उठे। कैसे? क्या उसका कोई कोर है, कोई मूल स्रोत? त्यागी मुड़े और आश्रम के भीतर ले गए। उन्होंने एक पुरानी दीवार पर हाथ फेरा। दीवार खुल गई। अंदर एक गुफा थी। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे हुए थे, जिनमें दिखाया गया था कि आकाश से कुछ बीज गिरते हैं, धरती संक्रमित होती है, और फिर एक विशाल हृदय जैसे ढांचे को देवताओं द्वारा मुहर लगाया जाता है। आर्या बोल पड़ी, ये इसका ब्लूप्रिंट है, इसका असली। त्यागी ने बाहर की ओर इशारा किया। उस जंगल के भीतर जहां से आपने गर्जना सुनी थी। तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन कहानी यहां मोड़ लेती है। उसी समय आश्रम की दीवारें अचानक कांपने लगी, जैसे जमीन के नीचे कोई भारी चीज रेंग रही हो। अर्जुन ने हथियार उठाया। ये वापस आ गए, लेकिन त्यागी ने सिर हिलाया। नहीं, यह कुछ और है।
दीवार में दरारें पड़ने लगी, धूल गिरने लगी, गुफा के प्रवेश द्वार में हल्की नीली चमक फैलने लगी। तो पहले कभी नहीं थी। डॉक्टर सूरी भयभीत स्वर में बोले, यह तो असंभव है। यह स्थान तो सुरक्षित था, यहां संक्रमण कैसे पहुंचा? स्वामी त्यागी शांत स्वर में बोले, क्योंकि संक्रमण सिर्फ जंगल की तरह नहीं फैलता, यह उन लोगों के माध्यम से भी आता है जिनके दिलों में डर होता है। अर्जुन ने चौंक कर कहा, क्या? त्यागी उनकी तरफ मुड़े, उनकी आंखें नीली चमक से दमक उठी। आर्या चीख पड़ी, स्वामी जी! शांत मुस्कान के साथ बोले, मैंने इसे कभी छोड़ा ही नहीं, मैं तो सिर्फ इसका धारक था। अब ये जाग चुका है और मेरा काम पूरा हुआ। अर्जुन और आर्या पीछे हट गए। सूर्य अविश्वास से उन्हें देख रहे थे। त्यागी का चेहरा पूरी तरह बदलने लगा, उनकी त्वचा पर नसें उभर आई, उनका शरीर लंबा होने लगा और उनकी आवाज गूंजती हुई दोहरी हो गई, अब तुम निर्मूल स्रोत की ओर। क्या वे केंद्रीय स्रोत ढूंढ पाएंगे? और त्यागी क्या वह मेजबान था या कुछ और? आश्रम की दीवारें दरक रही थीं, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने धरती के अंदर से भारी सांस ली हो। हवा घनी, भारी और नीली रोशनी से भरी हुई थी। स्वामी त्यागी, जो अब मानव और एलियन संक्रमण के बीच किसी हाइब्रिड स्वरूप में बदल रहे थे, धीरे धीरे उनके सामने फैलते जा रहे थे। उनका शरीर खींचता, मोटा और हर मोड़ पर नई लताएं उभरती जाती। अर्जुन ने हथियार उठाया। आर्या! त्यागी की आवाज दोहरी बन चुकी थी, जैसे दो अलग अलग चेतनाएं एक साथ बोल रही हों। तुम इसे रोक ही नहीं सकते। मैं चुना हुआ हूं, केंद्रीय इकाई का पहला अवतार, आर्या ने दहशत में कहा। इसका मतलब यह संक्रमण प्राचीन काल से एक मानव होस्ट की तलाश कर रहा था। डॉक्टर सूरी ने कांपते हुए कहा, हाँ, और शायद हर कुछ शताब्दियों में ये जागता रहा हो। त्यागी कभी एक ऋषि वंश का हिस्सा रहा होगा, शायद ये उसके खून में स्लीपिंग जीन के तौर पर था। अर्जुन ने हथियार सीधा त्यागी की आंखों पर ताना। जो भी हो, ये यही खत्म होगा। त्यागी की देह एक झटके में कई गुना फैल गई। हड्डियां तड़कने की आवाज है और उनसे निकलते नीले धुएं से तुम ढूंढ रहे हो, तुम्हें पहले ही देख चुका है। और तब आश्रम की जमीन फट गई। जमीन के नीचे का भय। अचानक फटी हुई जमीन के भीतर से लंबी जैविक तंतु निकले, चमकदार, गलनशील, जैसे किसी विशाल जीव के नसों के गुच्छे हों। वे तंतु हवा में उठकर स्वामी त्यागी के शरीर में समाने लगे। अर्जुन चिल्लाया, भागो! तीनों गुफा की ओर भागे, लेकिन उसके अंदर से नीली गैस निकल रही थी, पल भर में फेफड़े जला देने वाली। आर्या बोली, इधर! आश्रम की पिछली खिड़की टूटे हुए लकड़ी के फ्रेम से बाहर छलांग लगाकर खुले मैदान में पहुंचे, लेकिन पूरा मैदान बदल चुका था। जहां पहले मिट्टी थी, वहां अब चमकदार बायोल्यूमिन से पैटर्न फैल चुके थे, से किसी अनजान ग्रह की सतह हो। हवा में तैरते कणों ने आसमान को धुंधला कर दिया था। डॉक्टर सूरी हक्के बक्के रह गए। संक्रमण कुछ ही मिनटों में इस इलाके तक कैसे फैल गया? आर्या और सूरी तेजी से पीछे हटने लगे। तभी त्यागी आश्रम से बाहर निकले, पर वे इंसान नहीं थे। उनका शरीर 3 मीटर ऊंचा था, पीठ से चिपकी लताओं का जाल, हाथों के साथ लंबी नुकीली उंगलियां और आंखों में गहरा नीला दैत्य प्रकाश। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाए, जैसे आसपास के पूरे वातावरण को नियंत्रित कर सकते हो। तुम मेरा पीछा नहीं कर रहे? मैं की आवाज गूंज उठी, क्योंकि केंद्रीय इकाई चाहती है तुम उसे देखो जिन्हें नष्ट करना होता है। उन्हें समझना पहले जरूरी है। अर्जुन ने दांत खींचे, तुम हमें जाल में ले जा रहे हो? त्यागी ने बिना रुके कहा, हाँ, और तुम जाल से बाहर निकल भी नहीं पाओगे। अचानक हवा में एक तेज झटका आया, जैसे पृथ्वी पर कोई विशाल ऊर्जा तरंग फैल गई हो। और तभी दूर जंगल। आर्या ने कांपती आवाज में पूछा, मतलब वह पूरी तरह सक्रिय हो गया? सूर्य ने सिर हिलाया, हाँ, और अब वह चेतन अवस्था में पहुंच चुका है। स्तंभ संकेत है कि मुख्य हाइव ने हमारी उपस्थिति स्वीकार कर ली है। इसका मतलब है कि यह अब हमसे संवाद करने को तैयार है। अर्जुन ने सख्त स्वर में कहा, मतलब बातचीत नहीं, यह हमें समाहित करना चाहता है। त्यागी अचानक अचल खड़े हो गए। फिर उन्होंने धीरे धीरे आसमान की ओर देखा। उनकी पुतलियां फैलने लगी। यह बुला रहा है। उनकी आवाज कंपकंपाती गूंज बन गई, हाय, मुझसे बात कर रहा है। अर्जुन, आर्या और सूर्य तनाव में उसके करीब आए। त्यागी कुछ पल बाद बोला, यह चाहता है तुम तीनों भी जागरण देखो, तुम्हें अभी मरना नहीं है। आर्या चीख पड़ी, अभी नहीं तो कब? ने गर्दन झटकी और सीधा उनकी ओर देखा, जब तुम द्वार तक पहुंचोगे जहां पूरा जंगल जीवित होकर तुम्हें निगलने वाला है। अर्जुन ने बंदूक को कसकर पकड़ लिया, हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहे। त्यागी मुस्कुराए, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। और तभी जमीन के नीचे से दर्जनों जैविक तंतु सांपों की तरह उभर आए और तीनों को घेर लिया। आर्या चीख उठी, सूरी घबरा कर तंतु उनके पैरों को खींचने लगे। जंगल की गहराई की ओर अर्जुन ने पूरी ताकत से तंतु काटने की कोशिश की, लेकिन वे हरकत के बाद फिर वापस जुड़ जाते। त्यागी आगे बढ़े, उनके पीछे नीली रोशनी का विशाल डोम बन रहा था। चलो, स्रोत तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और तीनों चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। तंतु उन्हें घसीटते हुए अंधेरे जंगल की ओर ले गए, जहां से गहरी तो सीधे उनके हृदय की ओर है। आर्या का चेहरा कांप रहा था। अगर हम जीवित नहीं निकल पाए तो पूरा शहर, पूरा देश, सब। डॉक्टर सूरी ने अपना ब्लूटूथ स्कैनर हाथ में कसकर पकड़ लिया। ये केवल शहर नहीं है, इस संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का नियंत्रण है। यह केवल जीवित लोगों को ही नहीं बदल रहा, बल्कि हवा, पानी, मिट्टी, हर तत्व में अपना नेटवर्क फैला रहा है। यह जीवित नेटवर्क की तरह है, कोई इंसान इसे रोक नहीं सकता। सूरी ने ब्लूटूथ स्कैनर के डेटा को देखा। यह केवल एक नेटवर्क नहीं है, यह ऊर्जा, डेटा और जीवित कोशिकाओं का मिश्रण है। अगर इसे डिस्टर्ब किया गया, यह विस्फोट कर सकता है, पूरे जंगल और आसपास के इलाके में
असीमित संक्रमण फैल सकता है। यही कारण है कि अभी तक यह केवल जंगल में ही सीमित रहा। तभी नीली रो तो देखो के हाथों से फैलते हुए सीधे स्तंभ की ओर उठे स्तंभ की नीली चमक तेज हो रही थी। अर्जुन ने कहा, हमें इसे नष्ट करना होगा कहीं, और इंतजार नहीं कर सकता आर्या। सूर्य तैयार हो जाओ। लेकिन तब नीली रोशनी ने अचानक तीनों को अपने अंदर खींचा। उनके पैरों के नीचे की जमीन अचानक गायब हो गई। वे हवा में तैरने लगे और स्तंभ की तरफ खींचते गए, हाइव के अंदर जैसे। एक गहरी सांस ली। यदि मैं सफल हुआ हम इसे रोक सकते हैं, यदि मैं असफल हम सब खत्म हो जाएंगे। तभी स्तंभ की ऊर्जा तेज हो गई। नीली चमक में हजारों छोटे तंतु घूमने लगे और उसके अंदर हृदय की नाड़ी की तरह हालचाल बढ़ गए। स्वामी त्यागी की हाय कब्र रूप की आवाज गूंज उठी, तुमने अंत यहां कदम रखा। तुम समझोगे कि यह शक्ति केवल उसे ही मिलती है जिसे अर्जुन ने धीरे से मुस्कुराया। हाँ, लेकिन यह केवल अभी के लिए शांत है। हाइव जागा रहेगा, लेकिन अब हम इसे समझ सकते हैं, इसे नियंत्रित कर सकते हैं। रो उरी ने डेटा देखा। नेटवर्क अभी भी सक्रिय है, लेकिन इंसानी कंडक्टर की वजह से इसे फैलने से रोका जा सकता है। पहला कदम है, लेकिन लंबा युद्ध अभी बाकी है। और नीली रोशनी धीरे धीरे हल्की होती गई। जंगल में फिर से पक्षियों की आवाज, हवा की सरसराहट और मिट्टी की गंध लौट आई। आर्या ने कहा, तो यह खत्म हुआ, कम से कम अभी के लिए। अर्जुन ने दूर जंगल की ओर देखा। क्या हम इसे पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं? सूरी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इसके लिए हमें हाइव के व्यवहार को समझना होगा। अब तक हमने केवल उसकी शक्ति का सामना किया है। हमें यह जानना होगा कि हाइव कैसे सोचता है, कैसे महसूस करता है और किन परिस्थितियों में प्रतिक्रिया देता है। अर्जुन ने चारों ओर देखा। जंगल का हर पेड़ अब सामान्य दिख रहा था। पक्षी लौट आए थे, लेकिन उनके मन में डर था। जैसे ने सिर हिलाया। हाँ, और हम इसे हर समय महसूस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अब हमारी जिम्मेदारी और बड़ी हो गई है। हाव का नया स्वरूप। अर्जुन ने अपने हाथ की नसों पर ध्यान दिया। नीली लताएं अब धीरे धीरे गायब हो रही थी, लेकिन उनकी त्वचा पर हल्की चमक अभी भी रह गई थी। यह संकेत था कि हाइव ने उसे स्थायी रूप से अपनी चेतना का कंडक्टर मान लिया था। डॉक्टर, क्या हम इसे प्रशिक्षण देंगे या इसे पूरी तरह नियंत्रित करेंगे? गहरी सांस ली। हमें इसे समझना होगा, और इसका पहला तरीका है हाइव को अधिक गहराई से जानना। इसका मतलब है कि हमें उसके नेटवर्क में प्रवेश करना होगा। डॉक्टर सूरी ने सिर हिलाया। यह सबसे खतरनाक कदम होगा। एक बार तुम इसके नेटवर्क में प्रवेश कर गए, यदि तुम्हारा नियंत्रण कमजोर हुआ तो तुम्हारा शरीर और दिमाग भी पूरी तरह हाइव का हिस्सा बन सकता। ने धीरे से जवाब दिया, मैं समझने आया हूं और मैं इसे नियंत्रित भी कर सकता हूं। हाइव की नाड़ी जैसी ऊर्जा चारों तरफ फैल गई। अर्जुन ने महसूस किया कि हर लताएं और तंतु उसके मन की प्रतिक्रिया को महसूस कर रहे थे। यह पहला मौका था जब कोई इंसान हाइव के अंदर अपनी चेतना से संवाद कर सकता था। आर्या और डॉक्टर सूरी ने बाहर इंतजार किया, उनका डाटा स्क्रीन पर। अर्जुन ने धीरे से हाँ कहा, और हम तुम्हें खत्म नहीं करेंगे, हम केवल यह सुनिश्चित करेंगे कि तुम किसी भी निर्दोष को नुकसान न पहुंचाओ। धीरे धीरे हाव का स्वर शांत हुआ, उसकी नीली चमक भी हल्की हो गई। भविष्य की तैयारी। अर्जुन ने आंखें खोली। हाइव के अंदर से बाहर आया था आर्या, और डॉक्टर सूरी राहत से सांस लेकर उसके पास आए। तुमने इसे समझ लिया? पूछा। हाँ, अर्जुन ने कहा, हाइव को हमने मारने की कोशिश नहीं की, हमने इसे समझा, और अब हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम इसे भविष्य में फैलने से रोक सकते हैं, लेकिन इसका पूर्ण नियंत्रण समय और प्रशिक्षण मांगता है। डॉक्टर सूरी ने सिर हिलाया। हमारे पास अब एक अवसर है। हाइव को शिक्षा दी जा सकती है, इसे इंसानी मूल्यों को समझाया जा सकता। सूरी ने निगरानी स्क्रीन पर जंगल के भीतर नेटवर्क को देखा। हमारे पास समय बहुत कम है। हाइव केवल जागा नहीं है, बल्कि उसका विस्तार भी तेज हो रहा है। अगर हमने इसे पूरी तरह नहीं समझा तो यह हमारे शहरों और मानव समाज तक फैल सकता है। अर्जुन ने अपनी हथेली देखी। नीली चमक अब स्थिर हो गई थी। यह संकेत था कि हाइव ने उसे अपने कंडक्टर के रूप में। अर्जुन ने पूछा, जीवन और सुरक्षा और विकास? हाइव की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। अर्जुन ने धीरे से कहा, हम इसे सुरक्षित तरीके से फैलने देंगे, लेकिन किसी भी मानव को नुकसान नहीं पहुंचाना होगा। तुम सहमत हो? ये प्रतिक्रिया दी, यदि तुम मेरा मार्गदर्शन करोगे तो, लेकिन मेरी सुरक्षा सर्वोपरि है। अर्जुन ने अपने मन में हाइव को निर्देश देना शुरू किया। पहले छोटे कदम, जंगल के भीतर संक्रमण को स्थिर करना, मानव क्षेत्रों से दूरी बनाए रखना, और केवल प्राकृतिक संतुलन के लिए गतिविधियां करना। नए खतरे की पहचान। जैसे ही हाइव नियंत्रण में आया, डॉक्टर सूरी की नजरें, और हम केवल इसे ही नहीं संभाल पाए हैं, एक गंभीरता से कहा, हमें तैयार रहना होगा। यह सिर्फ पहला हाइव है, लेकिन हमारे पास अनुभव और कंडक्टर है, इसे नियंत्रित कर सकते हैं। मानव और हाइव की साझा दुनिया। अर्जुन, आर्या और डॉक्टर सूरी ने जंगल के बीच एक सुरक्षित क्षेत्र बनाया। उन्होंने हाइव को सिखाया कि मामों के लिए कौन सा क्षेत्र सुरक्षित रहेगा और किन जगहों में उसका फैलाव सीमित रहेगा।